तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया के घने जंगल में, जहां 7 साल की वैन अपने पेरेंट्स एरिक और एंड्रयू के साथ छुट्टियां मनाने के लिए उनके छोटे से कैबिन में आई होती हैं। वो बाहर खेल रही होती हैं जब अचानक उसकी तरफ जंगल से एक अजनबी आदमी आता है जो अपना नाम लियोनार्ड बताकर बड़े प्यार से उससे बातें करने लगता है। लियोनार्ड बताता है कि उसे वैन और उसके पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत है एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए, जो कि अब तक के इंसानी इतिहास का सबसे ज़रूरी काम है। ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी 3 और अजनबी लोग अपने हाथों में हथियार लिए जंगल से आते हुए वैन को दिखते हैं, जो लियोनार्ड के साथी होते हैं। वैन डर कर वहाँ से भाग जाती है और अपने पेरेंट्स को इनके बारे में बता रही होती है कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर लियोनार्ड इन दोनों से अंदर आकर बात करने की परमिशन मांगते हैं। अंदर एरिक और एंड्रयू इन चारों अजनबियों को हथियारों के साथ देखकर डर जाते हैं और मना कर देते हैं। एंड्रयू पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन लाइन डेड पड़ा होता है और मोबाइल पर भी सिग्नल नहीं होता। लियोनार्ड फिर से इन दोनों से परमिशन मांगते हैं। एंड्रयू मना करते हैं और पुलिस को फ़ोन करने की धमकी देते हैं, लेकिन बाहर इनमें से एक लड़की कहती है कि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी बाहर इनमें से एक दूसरा आदमी ज़बरदस्ती अंदर घुसने के लिए कहता है। लियोनार्ड उसे मना करते हैं और फिर प्यार से अंदर आने के लिए इनसे पूछते हैं। एंड्रयू फिर मना कर देते हैं और एरिक को अपनी गाड़ी में पड़ी हुई गन के बारे में बताते हैं। लियोनार्ड और बाकी लोग अब ज़बरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। एरिक, एंड्रयू और वैन सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी अंदर घुसने लगते हैं। ये तीनों घर से बाहर निकलकर भागने लगते हैं कि इन अजनबियों में से एक औरत अंदर आ जाती है और इन्हें ना भागने के लिए रिक्वेस्ट करती है। एरिक इस पर हमला कर देते हैं और इससे लड़ाई के दौरान गिरकर उनके सिर पर चोट लग जाती है। वो औरत एरिक की मदद के लिए आती है, लेकिन एंड्रयू उसे डराकर एरिक से दूर कर देते हैं। एक और आदमी घर के अंदर घुस जाता है जिसे एंड्रयू पीटने लगते हैं, लेकिन तभी लियोनार्ड वैन को पकड़ लेता है और एंड्रयू रुक जाते हैं। कुछ समय बाद एंड्रयू और एरिक को ये लोग कुर्सियों से बांध देते हैं। लियोनार्ड एरिक से उनके सर की चोट के लिए माफ़ी मांगते हैं और फिर अपने दोस्तों को कहते हैं कि वक्त हो गया है, और बारी बारी ये चारों अपने बारे में इन लोगों को बताने लगते हैं, जिसमें सबरीना नर्स होती हैं, एड्रियान शेफ होती हैं। लियोनार्ड बताते हैं कि वो पेशे से स्कूल टीचर और बारटेंडर हैं कि तभी इनमें से रेडमंड नाम का आदमी बोल पड़ता है, हमारे पास समय कम है, हमें सीधे मुद्दे की बात करनी चाहिए। लियोनार्ड कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, इससे ये लोग डर जाएंगे और हम पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम शांत रहो। फिर रेडमंड बताते हैं कि वो पेशे से गैस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। लियोनार्ड इन तीनों को बताते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और हम चारों का काम उसे रोकने का है, और ये आप लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता। तुम तीनों में से किसी एक को अपना बलिदान देना होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा ना करने पर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सिर्फ तुम तीनों बचोगे और बाकी के 7 बिलियन से भी ज़्यादा इंसान मर जाएंगे। एंड्रयू रोते हुए कहते हैं कि ये सारे के सारे पागल हैं। एरिक कहते हैं हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तब लियोनार्ड कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन इस फैसले के बोझ को उठाने के लिए आप लोगों को ही चुना गया है। लियोनार्ड फिर कहते हैं हमारा यकीन कीजिए, हम आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। तभी फिर से रेडमंड गुस्से में कहते हैं अगर ऐसा होता तो हम तुम लोगों को कब का मार देते। एंड्रयू गुस्से में कहते हैं हम में से कोई भी अपनी बलि नहीं देगा। सबरीना कहती हैं चाहे भले ही पूरी दुनिया के लोग मारे जाएं। एंड्रयू कहते हैं हाँ, मरते हैं तो मरते रहें। तभी रेडमंड लियोनार्ड से कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे। लियोनार्ड इन तीनों को फिर एक सपने के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से ये चारों आपस में मिले और इस कैबिन तक पहुँचे। सपने के अनुसार समंदर की बहुत बहुत ऊंची ऊंची लहरें शहरों को डुबा देंगी। एक बहुत ही खतरनाक महामारी फैल जाएगी। आसमान टूटकर शीशे के टुकड़ों की तरह धरती पर गिरेगा। भगवान धरती को रौंद देंगे और पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाएगा, और सिर्फ तुम तीनों ही इस कयामत को रोक सकते हो। एरिक कहते हैं तुम सुन भी रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पागल खाने में इलाज की जरूरत है। लियोनार्ड फिर पूछते हैं क्या आप लोग ये बलिदान देंगे। एंड्रयू और एरिक मना कर देते हैं। तभी ये चारों लोग अपने हथियार लेकर आते हैं। एरिक और एंड्रयू डरने लगते हैं। रेडमंड अपना हथियार नीचे रखकर बैठ जाते हैं और रोते हुए अपने मुंह को सफ़ेद कपड़े से ढक लेते हैं। ठीक इस पल अचानक एरिक को एक रोशनी चमकते हुई इन चारों के पीछे दिखती है, जिसमें उसे कुछ दिखता है, और अगले ही पल सबरीना और एड्रियान अपने हथियार रेडमंड के सर पर गाड़ देती हैं और लियोनार्ड अपने हथियार से रेडमंड का सर काट देते हैं।
एंड्रयू और एरिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वैन भी इस घटना से बुरी तरह सहम जाती है। लियोनार्ड और एड्रियान रेडमंड की डेड बॉडी को बाहर रखकर आते हैं और सबरीना फर्श से खून साफ कर देती है। लियोनार्ड टीवी ऑन करते हैं और कहते हैं कि रेडमंड की मौत के साथ दुनिया का अंत शुरू हो चुका है। उनकी भविष्यवाणी की तरह ही टीवी न्यूज़ पर खबर आती है कि 4 घंटे पहले समुंदर की एक बहुत बड़ी लहर ने पूरे शहर को खत्म कर दिया। सबरीना और एड्रियान रोते हुए कहती हैं कि हमने सपने में ये सब कुछ देखा था। लियोनार्ड कहते हैं कि कल सुबह आप लोगों को ये मुश्किल फैसला लेना ही होगा। सबरीना एरिक की बाथरूम में मरहम पट्टी कर देती है और कहती है कि यकीन मानो, हम सभी लोग सच कह रहे हैं। एरिक को सबरीना बाहर ले आती है। एंड्रयू एरिक से कहते हैं कि टीवी की न्यूज़ 4 घंटे पहले की घटना की है। ये इसके बारे में पहले से ही जानते थे। इनकी बातों पर तुम यकीन तो नहीं करने लगे हो ना? एरिक मना करते हैं। तभी एंड्रयू को अचानक कुछ याद आता है। वो कहते हैं कि रेडमंड का असली नाम ओबैनन है और उसने मुझ पर कई साल पहले एक बार में हमला किया था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा था। एरिक को भी ये चीज़ याद आ जाती है। एंड्रयू कहते हैं ये ज़रूर उसी की चाल है। तुम लोगों को ये चीज़ अजीब नहीं लग रही कि जिस इंसान ने मुझ पर सालों पहले हमला किया था वही आदमी तुम्हारे ग्रुप में भी है? एड्रियान इस बात से थोड़ी चिंता में पड़ जाती है और लियोनार्ड से कहती है कि रेडमंड ने ही हमें इस कैबिन के बारे में बताया था। कहीं ये उसी की कोई चाल तो नहीं? एंड्रयू चीखते हुए कहते हैं कि जाकर उसकी आईडी चेक करो। उसका नाम रेडमंड नहीं ओबैनन है। लियोनार्ड कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नाम क्या है। हम सभी ने वो सपना देखा है, वो गलत नहीं हो सकता। जो काम हमें सौंपा गया है उसे हमें पूरा करना ही होगा। अब बहुत रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। अगली सुबह एड्रियान वैन और बाकी सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। सबरीना घर की साफ सफाई कर देती है। नाश्ते के बाद एंड्रयू फिर से इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते। इसी दौरान वैन एक चाकू एरिक के हाथों में दे देती है। एरिक चुपके से वैन से कहते हैं तुम्हें याद है ना थैंक्सगिविंग का तुम्हारा नाटक? जब मैं कहूँ तब तुम वो नाटक करना। तभी एड्रियान कहती है अगली बारी मेरी है। एरिक एड्रियान को रोते हुए ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। एड्रियान बताती है कि उसका एक छोटा सा बेटा भी है और उसने सपने में अपने बेटे को चलते हुए देखा है। रोते हुए एड्रियान इन तीनों से मदद मांगती है, लेकिन एंड्रयू कहते हैं एरिक इन पागलों से बातें मत करो, ये पागल किसी सुसाइड ग्रुप का हिस्सा है और कुछ नहीं। तभी लियोनार्ड अपनी घड़ी देखकर कहते हैं समय हो गया। एड्रियान रोते रोते कहती है मेरे बेटे का नाम चार्ली है और घुटनों के बल बैठकर सफ़ेद कपड़े से अपने मुंह को ढक लेती है। इसी दौरान एंड्रयू अपने हाथों को खोलने और एरिक चाकू की मदद से अपने हाथों की रस्सी को काट रहे होते हैं। लियोनार्ड और सबरीना एड्रियान को मार देते हैं और लियोनार्ड एड्रियान की डेड बॉडी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसका सर काट देते हैं। दोबारा से टीवी ऑन किया जाता है। टीवी पर एक बहुत खतरनाक X9 वायरस की पूरी दुनिया में फैलने की खबर आती है, जिसके कारण छोटे बच्चे बुरी तरह से मर रहे होते हैं। ये एक प्री रिकॉर्डेड न्यूज़ होती है। तभी एरिक लियोनार्ड और सबरीना को बताते हैं कि जब वो लोग रेडमंड को मार रहे थे, इन लोगों के पीछे उन्हें एक तेज़ रोशनी में एक इंसान की परछाई चमकते हुए दिखी थी। एंड्रयू कहते हैं कि ये सब तुम्हारे सिर पर लगी चोट के कारण है एरिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एंड्रयू लियोनार्ड को कहते हैं कि X9 वायरस कोई महामारी नहीं है। मैं इस वायरस के बारे में बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ। कल की सुनामी न्यूज़ की तरह ही ये भी पुरानी खबर है। ये एक प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो तुम लोग हमें दिखा रहे हो और कुछ भी नहीं। इन सब ने घड़ियाँ पहनी हुई है और लियोनार्ड कल से अपनी घड़ी बार बार चेक कर रहे हैं और उसी के मुताबिक हमें ये सब कुछ दिखा रहे हैं। एरिक वैन की तरफ कुछ इशारा करते हैं और एंड्रयू को कहते हैं मैं समझ गया। तभी अचानक वैन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लियोनार्ड उसे चुप कराने लगते हैं कि तभी एरिक अपनी रस्सी काट लेते हैं और कुर्सी के साथ नीचे गिर जाते हैं और इन लोगों का हथियार लेकर इनसे लड़ने लगते हैं। इतने में एंड्रयू अपनी रस्सियां खोल लेते हैं और गाड़ी में घुसकर बंदूक निकालने लगते हैं। सबरीना गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और एंड्रयू पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी एंड्रयू अपनी गन से सबरीना पर गोली चला देते हैं, जो उसे नहीं लगती। सबरीना वहाँ से भाग जाती है। उधर घर के अंदर लियोनार्ड एरिक से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम लोगों को इसलिए चुना गया क्योंकि तुम लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ही सच्चा है। तभी एंड्रयू आकर लियोनार्ड को अपने हथियार फेंकने के लिए कहते हैं। लियोनार्ड कहते हैं वक्त हो गया। तभी सबरीना घर के अंदर दौड़ते हुए आती है, जिसे एंड्रयू गोली मार देते हैं। सबरीना मर जाती है। लियोनार्ड सबरीना के सर को सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं और फिर पूछते हैं
क्या आप लोग बलिदान देंगे? एंड्रयू लेनार्ड को गाली देते हुए मना कर देते हैं। लेनार्ड सबरीना का सर काट देते हैं। तभी एंड्रयू बाहर जाकर रेडमंड की बॉडी से उसकी आईडी ले आते हैं, जिस पर उसका नाम वाकई में ओबैनन लिखा होता है। एंड्रयू कहते हैं, मैं सब समझ गया, ये सब उस ओबैनन की चाल थी हमें मारने की। इसके बाद एंड्रयू लेनार्ड को बाथरूम में बंद कर देते हैं और एरिक को बताते हैं कि इन्होंने हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं। ये लोग भी ज़रूर यहाँ गाड़ी से आए होंगे, हम इनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी बाथरूम की खिड़की टूटने की आवाज़ आती है। ये तीनों बाहर डर जाते हैं। एंड्रयू अंदर चेक करने के लिए घुसते हैं कि तभी लेनार्ड एंड्रयू से उनकी गन छीन लेते हैं। बाहर आकर लेनार्ड एंड्रयू को टीवी ऑन करने के लिए कहते हैं। वो मना करते हैं, लेकिन एरिक टीवी ऑन कर देते हैं। टीवी में बहुत सारे प्लेन्स की क्रैश होने की खबर आ रही होती है। बिना किसी कारण ये प्लेन्स आसमान से गिर रहे होते हैं। करीबन 700 से भी ज़्यादा प्लेन्स क्रैश हो चुके होते हैं। इस बार ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तभी एरिक लेनार्ड की भविष्यवाणी बोल पड़ते हैं कि आसमान टूटकर शीशे के टुकड़ों की तरह धरती पर गिरेगा। एंड्रयू कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़रूर कोई टेररिस्ट अटैक है। तभी लेनार्ड कहते हैं, मैंने ये खबर सपने में देखी थी। और वो न्यूज़ रिपोर्टर के शब्दों को हूबहू दोहराते हुए कहते हैं, इस सामूहिक त्रासदी को अपनी आंखों के आगे होते हुए देखना बहुत ही डरावना और बेचैन करने वाला पल है। तभी एंड्रयू टीवी को तोड़ देते हैं और लेनार्ड को पूछते हैं, ये तुम्हारी कौन सी नई चाल है? बताओ मुझे, तुमने ये कैसे किया? लेनार्ड कहते हैं, ये सच है, दुनिया खत्म हो रही है। एंड्रयू कहते हैं, मैं अपनी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ। तभी एरिक कहते हैं, एंड्रयू, क्या तुम्हें सच में अब भी लगता है कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? एंड्रयू चीखते हुए कहते हैं, हाँ, मैं इस बकवास में विश्वास नहीं करूंगा। कुछ समय बाद लेनार्ड बाहर कुर्सी पर एक चाकू लेकर बैठे होते हैं। एरिक वैन को घर के पास ट्री हाउस में भेज देते हैं। लेनार्ड कहते हैं, मेरे स्कूल में बहुत ही होनहार बच्चे हैं जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे उन्हें बचाना था, इसलिए मैं यहाँ आया। आपके पास अभी भी समय है। मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप बलिदान देंगे? एरिक और एंड्रयू कोई जवाब नहीं देते और अगले ही पल लेनार्ड अपना गला काट लेते हैं। एंड्रयू को भी अब लेनार्ड की बातों पर विश्वास हो गया था। मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। घर के अंदर एरिक एंड्रयू से कहते हैं कि हमें बलिदान देना होगा। एंड्रयू कहते हैं, चलो हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, भले ही दुनिया में कोई बचे ना बचे। एरिक कहते हैं, क्या वैन के लिए ऐसी दुनिया सही होगी? एरिक फिर कहते हैं, उन चारों लोगों ने हमें कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ समय बिताया। मैं अब सब समझ गया हूँ। वो चारों लोग असल में कयामत के 4 घुड़सवार थे, जिसमें रेडमंड गुस्सा, एड्रियन पालन पोषण, सबरीना उपचार और लेनार्ड मार्गदर्शन के सूचक थे, जो हमें इंसानियत के इन 4 पहलू की याद दिला रहे थे। एंड्रयू कहते हैं, आखिर इस बलिदान के लिए हम ही क्यों? एरिक कहते हैं, इसका कारण है हम तीनों के बीच का सच्चा प्यार। एंड्रयू कहते हैं कि आखिर हम उन लोगों के लिए बलिदान क्यों दें? उन हैवानों ने हमेशा हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। एरिक कहते हैं, इसलिए तो ये बलिदान है। आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको आप खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हैं। एंड्रयू कहते हैं, ठीक है, मैं अपना बलिदान दूंगा। एरिक कहते हैं, नहीं, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मैं खुश हूँ इस बलिदान के लिए। और वो एंड्रयू को वैन का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अगले ही पल पूरे जंगल में गोली की आवाज़ गूंजती है। एंड्रयू ने एरिक को मार दिया था। एंड्रयू वैन को वहाँ से ले जाने लगते हैं कि तभी एक बिजली गिरती है और पूरा कैबिन बुरी तरह से जलने लग जाता है। एंड्रयू और वैन उन चारों की गाड़ी तक पहुँचते हैं। गाड़ी खुली पड़ी होती है और चाबियाँ सामने रखी होती हैं। एंड्रयू वैन को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, जहाँ न्यूज़ पर इन्हें पता चलता है कि तूफान और बाढ़ थम चुके होते हैं। प्लेन क्रैशेस भी अब रुक चुके होते हैं और मौसम भी अब बिल्कुल ठीक हो गया होता है। ये दोनों वापस गाड़ी में बैठते हैं, जहां एंड्रयू को पिछली सीट पर इन चारों का सामान भी मिलता है और उन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने जो कुछ भी अपने बारे में बताया था, वो एक एक बात सच थी।